वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही इमोशनल और मीनिंगफुल मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है विनोदया सितम, जिसका मतलब है अजीब सोच या अजीब सोल्यूशन, समथिंग लाइक दैट। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब गजब लगी मूवी मुझे। इट्स ऑसम मैन। सच में हर एक बंदे को ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी जाते जाते बहुत ही अच्छा मैसेज देके जाती है कि किस तरह से आजकल कोई इंसान किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। हालांकि वो चीज इसकी डेस्टिनी में नहीं होती, इसके नसीब में नहीं होती, इसके बावजूद भी वो उसके पीछे भागने लगता है। हालांकि इसके डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है, कुछ बेहतर लिखा होता है। दोस्तों आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है परशुराम, जो किसी कंपनी में एजीएम की तरह काम करते रहता है। परशुराम का हमेशा से यही ख्वाब होता है कि ये कभी न कभी अपनी कंपनी में जीएम बने, इसे प्रमोशन आए। इसीलिए परशुराम अपनी पर्सनल लाइफ को भी साइड में रखते हुए हमेशा ये ऑफिस के कामों में बिजी रहता है। परशुराम खुद अपने कंपनी में सीनियर बंदा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम इसके सर पर ही होते हैं। ऑलमोस्ट सारे काम यही डील करते रहता है। अब परशुराम की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी एक वाइफ, 2 बेटियां, 1 बेटा होता है। परशुराम की वाइफ की शादी हो चुकी होती है। इसकी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, छोटी बेटी पढ़ाई कर रही है, इसका बेटा अभी भी अमेरिका जाकर जॉब कर रहा है। परशुराम अपने ऑफिस की कामों में बिजी होने की वजह से ये हमेशा अपने घर वालों से यही कहते रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। उसी तरह परशुराम अपने घर के सारे डिसीजंस यही लेते रहता है। मतलब घर में कौन सा काम होना चाहिए, इसके बच्चे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए। परशुराम अपने फैमिली मेंबर से उनकी राय नहीं पूछता। परशुराम का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। खैर एक दिन परशुराम अपना काम खत्म करके वापस अपने घर आ रहा होता है। परशुराम का बेटा अरुण परशुराम को कॉल करता है क्योंकि कल परशुराम का 25th मैरिज एनिवर्सरी है। देखते ही देखते वीडियो कॉल में इसके सारे फैमिली मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसकी कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और शायद कंपनी परशुराम को जीएम भी बना सकती है। इस तरह से कहते हुए परशुराम अपने आप को देख के प्राउड फील होने लगता है क्योंकि परशुराम जो कुछ भी अपनी लाइफ में सोचा था वो सारी चीजें उसी तरह से हो रही है। परशुराम की बीवी ईश्वरी परशुराम से कहने लगती है, शुक्र है भगवान का जो सब कुछ सही सलामत हो रहा है। परशुराम कहने लगता है, हटो, बीच में भगवान कहाँ से आया? मैं अब जिस पोजीशन पे हूँ वो सब कुछ मेरी मेहनत है, मेरी डेडिकेशन की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। अब बस मेरे प्रमोशन के बाद बच्चों की शादी करनी है। इसी दरमियान में तभी परशुराम की गाड़ी के सामने एक बंदा गुजरने लगता है। परशुराम का ड्राइवर उस बंदे को बचाने के लिए अपने गाड़ी को ले जाकर एक डिवाइडर को ठोक देता है। मतलब परशुराम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें वीडियो कॉल में परशुराम की फैमिली देख रही होती है। थोड़ी देर बाद परशुराम अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें खोलने के बाद परशुराम ये देखता है कि इसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और परशुराम को ऐसा लगता है कि ये कहीं पर ट्रैवल कर रहा है। परशुराम आवाज लगाने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी एक अनजान आवाज परशुराम को यह आवाज देने लगती है कि तुम मर चुके हो, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। परशुराम कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मरना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी वाइफ एक मेडिकल पेशेंट है, उसे मेरी जरूरत है, मेरी बड़ी बेटी की शादी करनी है, छोटी बेटी को और पढ़ाना है और मेरा बेटा अरुण अभी अमेरिका गया है, वो सही तरह से सेटल नहीं हुआ। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और उसी तरह मेरी कंपनी को भी। अगर मैं कंपनी में नहीं रहा तो सारे के सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे। मेरी कंपनी इसी दरमियान में काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, वो सारा पैसा डूब जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं जीएम भी बनने वाला हूँ, वो तो मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब है। इस हालत में मैं मर गया तो कैसे? यह सुनने के बाद वो आवाज परशुराम से कहने लगती है, दुनिया में कोई भी रहे या ना रहे, सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं। सारे इंसान यही सोच के अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो ये काम रुक जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई रहे या ना रहे, जो होनी चाहिए वो होकर ही रहता है। तुम सिर्फ इस दुनिया का एक हिस्सा हो, तुम्हारे बगैर दुनिया काम नॉर्मली चल सकते हैं। यह सुनने के बाद परशुराम कहने लगता है, हे भगवान। वो आवाज परशुराम से कहने लगती है, अब बीच में भगवान कहाँ से आया? तुम तो भगवान को नहीं मानते ना। तभी परशुराम के सामने एक रोशनी आती है और उस रोशनी में से एक बंदा चलता हुआ परशुराम के सामने आता है। परशुराम इस बंदे से पूछने लगता है, कौन हो तुम? वो बंदा कहने लगता है, तुम हमेशा यही कहते रहते हो ना कि मेरे पास टाइम
नहीं, टाइम नहीं, वो टाइम वो वक्त मैं ही हूँ। तुम मुझे टाइम कहकर ही बुला सकते हो। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुमको मेरे साथ आना होगा। परशुराम टाइम से यही बहस करने लगता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मेरे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं चला गया तो सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे। टाइम कहने लगता है, तुम गलत फहमी में हो, तुम्हारे वजह से दुनिया नहीं चलती, काम नहीं रुकते। हाँ, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कुछ दिनों के लिए तुमको याद करेंगे, तुम्हारे लिए रोएंगे, उसके बाद वो भी अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन परशुराम टाइम से यही कहने लगता है, प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे दुनिया में भेज दो, मेरे फैमिली को मेरी जरूरत है। टाइम पूछने लगता है, और कितने दिन रहना चाहते हो? परशुराम कहने लगता है 30 या 35 ईयर्स। टाइम कहने लगता है 3 महीने, मैं तुम्हें 3 महीनों तक दुनिया में वापस भेजूंगा, तुम्हारे जो भी काम जिम्मेदारियां खत्म करके वापस मेरे पास आना ही होगा। ऑफकोर्स उस वक्त परशुराम हॉस्पिटल में होता है, मरा हुआ होता है, तो टाइम परशुराम की बॉडी में फिर से उसकी जान डाल देता है। परशुराम जिंदा होने के बाद यही सोचने लगता है कि इसके पास सिर्फ 90 डेज का वक्त है, फौरन इसे जल्द से जल्द सारे काम निपटा देने होंगे। परशुराम को जान डालने से पहले टाइम परशुराम के पास एक कंडीशन रखता है कि इन 90 डेज तक टाइम परशुराम के साथ ही रहेगा। खैर इसके बाद परशुराम और टाइम ये दोनों परशुराम के घर जाने लगते हैं। अब परशुराम का एक्सीडेंट हो चुका होता है तो इसके बॉडी पर बहुत सारे जख्म होते हैं। परशुराम टाइम से कहने लगता है कि कल मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी है, अगर मैं इस हालत में घर गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो टाइम परशुराम के सारे घाव मिटा देता है, वो सही सलामत हो जाता है। सुबह होने के बाद परशुराम टाइम ये दोनों परशुराम के घर आते हैं। परशुराम अपने फैमिली मेंबर से कहने लगता है कि इसी बंदे ने मेरी जान बचाई, इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और इस गांव में इसका कोई जान पहचान का नहीं है। सो आज के बाद से ये यहीं पर रहेगा और मेरा ड्राइवर बन के रहेगा। उसके बाद परशुराम के घर में एक जबरदस्त फंक्शन होता है। बेचारा परशुराम सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। खैर दूसरे दिन परशुराम के ऑफिस में बोर्ड मीटिंग चलती रहती है। उस कंपनी का एमडी परशुराम को दिखाकर कहने लगता है कि परशुराम हमारे कंपनी के सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है, इन्हीं की एक्सपीरियंस की वजह से आज ये कंपनी यहाँ पर है। ऐसा कहते हुए उस कंपनी का एमडी वेणु नाम के एक नए बंदे को जीएम बनाता है। हालांकि जीएम का पोस्ट परशुराम को आना चाहिए, परशुराम इसी के लिए इतने सालों तक मेहनत कर रहा था। ये देखने के बाद बेचारे परशुराम को बहुत बड़ा झटका लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद परशुराम अपने कंपनी के एमडी से बात करने लगता है। 26 सालों से मैं इस कंपनी में काम करता आ रहा हूँ और इन 26 सालों में मेरा यही सपना था कि मैं जीएम बनूं। उसी के लिए मैं दिन रात इस कंपनी के लिए मेहनत करता आ रहा हूँ और आज आप किसी नए बंदे को जीएम बना दिया। एमडी कहने लगता है कि वेणु अच्छी यूनिवर्सिटी में एमबी कंप्लीट करके आया है, वेणु यंग पर्सन है, उसके पास नए थॉट्स है, कंपनी को बहुत फायदेमंद दिलवाएगा। वैसे भी परशुराम आप बुरा मत मानिए, आपकी प्लेस वहीं पर है, आप इस कंपनी के सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हो, सारे काम आप ही के हाथ में होंगे ना, वेणु के पास तो एक डिजिग्नेशन होगा। परशुराम गुस्से में आकर एमडी से कहने लगता है मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं रहा, आपकी कंपनी के लिए मैंने मेरी पर्सनल लाइफ को भी साइड में रखा, आज के बाद से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए परशुराम उस कंपनी से बाहर चला आता है, उस जॉब को छोड़ देता है। उसके बाद परशुराम और टाइम ये दोनों किसी जगह पर आते हैं। परशुराम अपनी दुख भरी दास्तान टाइम को सुनाने लगता है। टाइम परशुराम से कहने लगता है तुमने तो कहा था अगर तुम कंपनी में नहीं रहोगे तो सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन देखा तुम्हारे प्लेस में कोई और आ चुका है, वो कंपनी अभी भी चल रही है। परशुराम कहने लगता है तुम्हें क्या पता मैंने उस कंपनी के लिए क्या क्या नहीं किया, मेरा पहला इंटरव्यू इसी कंपनी में था और एक ही अटेम्प्ट में मैंने जॉब हासिल कर ली, तब से लेते हुए आज तक मैं उस कंपनी के लिए सेवा करता आ रहा हूँ। टाइम कहने लगता है जो भी हो तुमको वो जॉब छोड़नी नहीं चाहिए, तुम जिस घर में रहते हो वो कंपनी का ही है, जिस कार में घूमते हो वो भी कंपनी का है, अगर तुम जॉब छोड़ दोगे तो घर चला जाएगा, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर रहेगी। ये सुनने के बाद परशुराम के अंदर एक डर महसूस होने लगता है। परशुराम थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, लेकिन फिर भी परशुराम टाइम से कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के सेविंग्स है और वैसे भी मेरा बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है, मुझे दूसरे कंपनी में भी जॉब मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए परशुराम खुद को झूठी तसल्ली देते रहता है और जब परशुराम और टाइम के बीच बातें हो रही होती है परशुराम का फोन रिंग होते रहता है। परशुराम ये समझने लगता है कि इसका एमडी इसे कॉल कर रहा है, इसलिए परशुराम एमडी का फोन लिफ्ट नहीं करता, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो परशुराम का एमडी नहीं इसकी बड़ी बेटी होती है। इसकी बड़ी बेटी परशुराम से कहने लगती है पापा माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। यह सुनने के बाद परशुराम फौरन हॉस्पिटल दौड़ने लगता है और बेचारी ईश्वरी थोड़ा बुरी हालत में होती है। परशुराम डॉक्टर से जा मिलता है। डॉक्टर परशुराम से कहने लगता है शायद आपकी वाइफ सही तरह से टैबलेट्स नहीं खा रही थी, इसकी वजह से आपकी वाइफ को
ब्रेन ट्रोमा हुआ है, वो बेहोश हो चुकी थी। अमेरिका में इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा भी होगा। वैसे मैंने सुना आपका बेटा भी अमेरिका में है ना, फौरन आप अमेरिका में ट्रीटमेंट की तैयारी कर लीजिए। ये सुनने के बाद बेचारा परशुराम बहुत डिप्रेस हो जाता है और सोचने लगता है अगर ये इस वक्त जॉब छोड़ दिया तो इसे बहुत मुश्किलों का सामना गुजरना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के लिए काफी सारा पैसा चाहिए। ऐसा सोचते हुए परशुराम दोबारा अपने कंपनी में जाकर एमडी से माफी मांगकर दोबारा वो जॉब में ज्वाइन हो जाता है। इसका एमडी परशुराम से कहने लगता है आपकी प्लेस वहीं पर रहेगी, आप फिक्र मत कीजिए। खैर देखते ही देखते 8 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टाइम और परशुराम ये दोनों किसी बार में बैठकर दारू पी रहे होते हैं। परशुराम को देखकर टाइम कहने लगता है देखा परशुराम, जो कुछ हम सोचते हैं उसी तरह से हमारी लाइफ नहीं गुजरती और तुम्हारे बगैर कोई भी काम नहीं रुकता। इसी बातों के दरमियान परशुराम का बचपन का फ्रेंड कृष्णा वहाँ पर आता है। एक्चुअली कृष्णा भी परशुराम के ऑफिस में ही काम करता है। अब परशुराम के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। परशुराम चाहता है कि ये फौरन अपनी जिम्मेदारियां मिटा दें। कृष्णा को देखने के बाद परशुराम डिसाइड होता है कि ये अपनी बड़ी बेटी की शादी कृष्णा के बेटे से करवाएगा। परशुराम यही बात कृष्णा से कहने लगता है कि एक अच्छा सा दिन देखकर मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे की एंगेजमेंट करवा दें और एक अच्छा दिन देखकर उन दोनों की शादी करवा दें। ये खबर सुनने के बाद परशुराम का फ्रेंड कृष्णा बहुत खुश होता है। घर आने के बाद टाइम परशुराम से पूछने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो? क्या तुमने इस शादी के बारे में अपनी बड़ी बेटी से डिस्कस की? उसको पूछा कि उसको पसंद है या नापसंद है? परशुराम कहने लगता है मेरी बेटी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी मेरी बात को नहीं झुठलाएगी। परशुराम अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर यही बात कहने लगता है। इसकी बड़ी बेटी परशुराम से कहने लगती है पापा मुझे ये शादी पसंद नहीं है, मैं ऑलरेडी एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। यह सुनने के बाद परशुराम को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बेटी से कहने लगता है तुम मेरे बताए हुए लड़के से ही शादी करोगी, अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं तो तुम मेरे घर से जा सकती हो। यह सुनने के बाद परशुराम की बड़ी बेटी अपने सारे कपड़े पैक करके बाहर लाती है इस घर से बाहर जाने के लिए। और जब वीणा घर के अंदर गई थी तभी वीणा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके घर बुला लेती है। वीणा का बॉयफ्रेंड वीणा से कहने लगता है कि तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे बाप के है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मेरे घर आ सकती हो। ऐसा कहते हुए वीणा और उसका बॉयफ्रेंड परशुराम के घर से बाहर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद परशुराम का बेटा अरुण अमेरिका से इंडिया वापस आता है। अरुण को देखने के बाद परशुराम कहने लगता है तुमने इंडिया आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और वैसे भी तुम सडनली घर क्यों चले आए? अरुण कहने लगता है पापा मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब करना है, मैं अपनी जॉब चेंज करूंगा, लेकिन आप ही ने मुझे वो जॉब करने के लिए फोर्स किया जिसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब उस कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया और जो मेरी मनपसंद की जॉब थी वो ऑफर भी चला गया। पापा आपकी बात मानने की वजह से बहुत अच्छा सिला मिला मुझे। परशुराम कहने लगता है ठीक है बेटा जाने दो, ये जॉब नहीं तो दूसरी जॉब। तुम्हारी बहन ने क्या किया क्या तुम्हें पता है? तुम्हारी बहन अभी किसी अनजान लड़के के साथ घर से भाग गई, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी अरुण एक लड़की को अपने घर में बुलाता है और अपने पापा से कहने लगता है पापा इस लड़की का नाम है लक्ष्मी, हम दोनों अमेरिका में 6 महीने से रिलेशनशिप में है और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं और आप हमें बताइए कि हम अंदर आए या बाहर जाए। ये देखकर परशुराम को बहुत बड़ा झटका लगता है। परशुराम कुछ भी नहीं कहता लेकिन टाइम इन दोनों को घर में आने के लिए कहता है। बेचारा परशुराम दुखी होकर टाइम से कहने लगता है ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? ऑफिस में मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ और घर में भी जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा। खैर जो भी हो मेरी छोटी बेटी को अच्छे से पढ़ाना होगा मुझे। दूसरे दिन कृष्णा अपने बेटे को लेकर परशुराम के घर आता है रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। अब चूंकि परशुराम कृष्णा को जुबान दे चुका होता है कि परशुराम अपनी बेटी की शादी कृष्णा के बेटे से करवाएगा। कृष्णा को सारी बात समझाने लगता है कि वीणा घर से भाग गई किसी लड़के के साथ। परशुराम ये डिसाइड होता है कि ये अपनी छोटी बेटी गायत्री की पढ़ाई स्टॉप करके उसकी शादी करवा देगा। टाइम दोबारा परशुराम से यही सवाल पूछने लगता है क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा? तभी उसी वक्त गायत्री ऊपर से नीचे आती है और परशुराम से कहने लगती है पापा मुझे ये शादी मंजूर है, मैं कृष्णा अंकल के बेटे से शादी कर लूंगी। परशुराम गायत्री से कहने लगता है बेटा तुमने ही मेरी इज्जत बचा ली, तुम ही मेरी बेटी हो। इस तरह से परशुराम अपनी छोटी बेटी गायत्री की एंगेजमेंट करवा देता है। उसी शाम परशुराम टाइम से कहने लगता है देखा मेरी बेटी नहीं मेरी इज्जत बचा ली, वरना मेरी इज्जत तो मेरी दोस्त के सामने ही चली जाती। यह सुनने के बाद टाइम परशुराम से कहने लगता है इसी बेटी को तुमने मारने की कोशिश की थी। जब गायत्री तुम्हारी वाइफ के पेट में थी उस वक्त तुमने चोरी चुपके कुछ टैबलेट्स मिलाकर अपनी वाइफ को दिया था
याद आया आज वही बेटी ने तुम्हारी इज्जत बचा ली। और वैसे भी बेचारी गायत्री को पढ़ने का बहुत शौक है। अपनी पढ़ाई को साइड में रखकर वो शादी के लिए राजी हो गई, सिर्फ तुम्हारे लिए परशुराम। दूसरे दिन लक्ष्मी परशुराम से बात करने के लिए बहाना बनाकर इसके लिए कॉफी लाती है, लेकिन परशुराम लक्ष्मी से बात नहीं करता, वो उसकी चाय नहीं लेता। लक्ष्मी परशुराम से कहने लगती है, अंकल आंटी के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में इंतजाम कर रही हूँ। सासू माँ के लिए मैं मेडिकल वीजा के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ। लक्ष्मी की बात सुनने के बाद बेचारा परशुराम बहुत फील होने लगता है कि लक्ष्मी इस घर की मेंबर नहीं है, इसके बावजूद भी लक्ष्मी इस घर के लिए कुछ कर रही है। ऐसा सोचते हुए परशुराम मन ही मन लक्ष्मी को अपनी बहू मान लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन जब परशुराम अपने ऑफिस जाता है तो इसका एमडी परशुराम से कहने लगता है, डिग्री से बेहतर एक्सपीरियंस है, यह आपने प्रूव कर दिया, इसीलिए मैंने आपको जीएम नहीं बनाया, लेकिन आपके बताए हुए प्लान से ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। सच में अब मुझे समझ में आया कि एक्सपीरियंस ही ग्रेट है। और परशुराम एक और खुशखबरी ये है कि मैं चेयरमैन बनने वाला हूँ, इसीलिए आप एमडी बनने वाले हो। ये सुनने के बाद परशुराम बहुत खुश होता है। टाइम परशुराम से कहने लगता है, जब हमको जो चीज मिलनी चाहिए उसी वक्त हमें मिलती है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस कंपनी को छोड़ के चले जाते तो आप एमडी कैसे बनते? हमने तो आपके लिए एमडी का पोस्ट रखा है और आप जीएम बनने की सोच रहे थे। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद ईश्वरी की तबीयत ठीक हो जाती है। डॉक्टर परशुराम को बुलाकर परशुराम से कहने लगता है, आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हो, लेकिन अमेरिका में उनका ट्रीटमेंट जरूरी है और इसी तरह कोई भी शॉकिंग न्यूज उनको मत सुनाइए, वरना उनके ब्रेन पर फिर से इफेक्ट पड़ सकता है। यह सुनने के बाद परशुराम वीणा अपने घर से भाग गई। अरुण ने लक्ष्मी नाम की एक लड़की को अपने घर लाया। ये सारी बात ईश्वरी से छुपा देता है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग वाली बात यह है कि ईश्वरी को ये सारा सब कुछ पता होता है कि वीणा एक लड़के से प्यार करती है और अरुण जिस लड़की को अपने घर लाया उसका नाम लक्ष्मी नहीं है, वह एक्चुअली क्रिश्चियन है। ईश्वरी के बच्चे अपनी सारी बात अपनी माँ से शेयर कर रहे थे, लेकिन परशुराम को टाइम कहाँ पर था। ये सब जानने के बाद परशुराम टाइम के पास आकर कहने लगता है, एक्चुअली मेरे घर में हो क्या रहा है, मेरे घर में इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं। टाइम कहने लगता है, क्या तुमने कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया? वैसे भी तुमने अपने बच्चों से पूछा कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? तुम्हारी वाइफ तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कहाँ। खैर ईश्वरी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती है। टाइम से कहने लगती है कि ये वीणा के पास जाना चाहती है। अब टाइम को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। टाइम परशुराम को और ईश्वरी को वीणा के घर ले जाने लगता है और एक्चुअली वीणा का घर बहुत ही स्लम एरिया में होता है, काफी सारे गलियों से गुजरना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद परशुराम को ये बात पता चलती है कि वीणा के सास ससुर वीणा को एक बेटी की तरह देख रहे हैं। इन्होंने अभी तक वीणा की शादी भी नहीं की क्योंकि परशुराम को पसंद नहीं था। वीणा का यही कहना था कि ये परशुराम को मनवा कर ही शादी करेगी। वीणा को खुश हुआ देखकर परशुराम भी खुश हो जाता है। उसके बाद अपने दोनों बच्चों की शादी करवा देता है। खैर एक दिन टाइम परशुराम को कृष्णा के घर ले जाने लगता है, लेकिन जब ये दोनों कृष्णा के मोहल्ले में आते हैं, टाइम परशुराम की गाड़ी को कहीं दूर पर खड़ा करता है और परशुराम को चलते हुए कृष्णा के घर जाने के लिए कहता है। परशुराम टाइम से पूछने लगता है कि हम गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं ना? टाइम कहने लगता है, नहीं, सही टाइम पे जाना होगा, तभी सच का पता चलेगा। और जब परशुराम कृष्णा के घर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की कृष्णा से और उसके बेटे से लड़ाई झगड़ा कर रही होती है, क्योंकि कृष्णा के बेटे ने इस लड़की से प्यार किया था और ये लड़की अब प्रेग्नेंट है और ये लड़की अपना हक मांगने के लिए कृष्णा के घर आती है, लेकिन कृष्णा इस लड़की के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता रहता है। यह देखने के बाद परशुराम कृष्णा के बेटे को एक छापड़ लगाता है और कृष्णा के पास आकर कहने लगता है, अच्छा हुआ तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो मेरी बेटी को इस घर में भेजने वाला था। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। अगर तुम्हें शादी करवानी है तो तुम अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दो, मैं तो अपनी बेटी गायत्री को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ऐसा कहते हुए परशुराम फौरन गायत्री के कॉलेज जाता है और यही खुशखबरी सुनाता है। खैर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं परशुराम अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। इसी दरमियान में गायत्री को अब्रॉड में किसी कॉलेज में सीट मिल जाती है। गायत्री यही खुशखबरी परशुराम को आगे सुनाती है। परशुराम गायत्री से कहने लगता है, जिस देश में भी पढ़ना चाहती हो पढ़ो बेटा, जहाँ तक पढ़ना चाहती हो पढ़ो। गायत्री को देखकर टाइम परशुराम से कहने लगता है, गायत्री अच्छे से पढ़ाई करके इन द फ्यूचर वो अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम ऐड करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी वो। उसके बाद परशुराम ये सोचने लगता है, चलो जो कुछ भी हो रहा है अच्छे से ही हो रहा है, मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली खुश है। कितना बेवकूफ था मैं जो ऐसे डिसीजंस ले रहा था।
मेरे लिए हुए डिसीजन ही मैं सही समझ रहा था। जब परशुराम का आखिरी दिन होता है, रात होने के बाद जब ईश्वरी सो रही होती है, परशुराम ईश्वरी के पैर पकड़ता है, उसे माफी मांगता है। शायद जाने अनजाने में इससे कोई गलती हो चुकी हो। उसके बाद परशुराम टाइम के पास जाकर कहने लगता है, अब तुम मुझे इस दुनिया से ले जा सकते हो। सारा सब कुछ तो सही हो गया, लेकिन मेरे मन में अभी भी दो बातें खटक रही है। टाइम कहने लगता है, मदना गोपाल और सत्या है ना। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। 26 साल पहले जब परशुराम इंटरव्यू देने के लिए इस कंपनी में आया था, उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए मदना गोपाल नाम का एक बंदा भी आया था, जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। परशुराम इस जॉब को हासिल करने के लिए अपने फ्रेंड से ये कॉल करवाया कि मदना गोपाल के फादर का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनने के बाद भी मदना गोपाल इंटरव्यू छोड़ के जाने वाला नहीं था, लेकिन परशुराम मदना गोपाल को इमोशनल ब्लैकमेल किया। अगर मदना गोपाल वहाँ से नहीं जाता तो आज परशुराम के प्लेस पर मदना गोपाल होता। टाइम परशुराम से कहने लगता है, अब आप जितना कमा रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा मदना गोपाल कमा रहा है। हमने आपके लिए वो जॉब रखी थी, लेकिन आपने एक छोटी सी कंपनी में जीएम बनने का सोचा। अगर आप गोपाल को कॉल करके उसे सॉरी भी बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मदना गोपाल अब इस दुनिया में नहीं है। आपके ऑफिस में जो नया जीएम है वेणु, वो और कोई नहीं मदना गोपाल का बेटा है। अब सत्या के बारे में बात करें तो परशुराम सत्या नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन ज्यादा दहेज की वजह से परशुराम ने ईश्वरी से शादी कर ली। परशुराम की शादी की बात सुनने के बाद सत्या फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसकी मौत नहीं थी। सत्या अच्छे से पढ़ाई करके मेघालय गवर्नर की वाइफ है। आप सत्या को डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन मेरे पास उसका फोन नंबर है, सत्या से बात कर सकते हो। ऐसा कहते हुए टाइम सत्या को फोन कनेक्ट करके परशुराम को देता है। सो परशुराम फोन लेकर सत्या से बात करने लगता है कि सत्या, मैं हूँ तुम्हारा परशुराम। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बेइंसाफी की, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सत्या कुछ भी जवाब ना देते हुए उस फोन को काट देती है। खैर जो भी हो, इन 3 महीनों में परशुराम ने एक अच्छा काम किया। परशुराम ने अपने बेटे से कहा कि ये मरने के बाद इसकी डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे दे, ताकि इसके बॉडी के ऑर्गन्स किसी को काम आए। अब परशुराम का आखिरी दिन था। परशुराम नींद में ही मर जाता है। सारे फैमिली मेंबर्स परशुराम के पास आकर बहुत रोने लगते हैं। इस तरफ जब परशुराम टाइम के साथ जा रहा होता है, परशुराम टाइम से पूछने लगता है, स्वर्ग में कौन सी भाषा यूज करते हैं? टाइम कहने लगता है, वहाँ पर कोई भाषा नहीं होती, सबकी एक ही भाषा होती है। उसी तरह वहाँ पर जातिवादी का भेद नहीं है, सारे इंसान एक जैसे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर परशुराम टाइम से पूछने लगता है, तो नरक में कैसा होगा? टाइम कहने लगता है, अब तुम नरक से ही स्वर्ग जा रहे हो। सच में किसी ने खूब कहा कि दुनिया में स्वर्ग भी है और नरक भी है। खैर फाइनली एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो काले धंधे करते हुए काला पैसा कमा रहा होता है। टाइम काले कपड़े पहनकर उस पॉलिटिशियन के सामने जाता है। वो पॉलिटिशियन टाइम से कहने लगता है, यहाँ पर सारे लोग सफेद कपड़े पहने हैं, अरे कोई इसे भी सफेद कपड़े ला के दो। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों अब मूवी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मूवी में ही काफी सारे हिडन मीनिंग्स है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।